किशनपुर गांव में शारदा नाम की औरत रहती थी। शारदा के परिवार में उसकी सास रुक्मणी, जेठ राजेश, जेठानी राधा, देवर सुनील और 2 बच्चे रितु और छोटू थे। शारदा के पति को शराब की बुरी लत थी, उसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। शारदा अपने ससुराल वालों के साथ रहती है। शारदा के ससुराल वाले उसको परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन शारदा काम कर रही थी, तभी बरामदे में बैठी उसकी सास रुक्मणी बोलती है, अरे अभागन, इतना धीरे धीरे काम करेगी तो पूरे दिन तेरा काम खत्म ही नहीं होगा। पति को तो खा गई है, अब हमारी जान की दुश्मन बनी बैठी है, करमचली कहीं की। शारदा ये सब सुनकर रोती रोती वहाँ से चली जाती है। इतने में शारदा की जेठानी पीछे से आती है और कहती है, तुम इतना कुछ क्यों सह रही हो? तुम ऐसे रहोगी तो तुम्हें रोज इन कड़वी बातों के घूंट पीने पड़ेंगे। भाभी, मैं रोज इस जहर के घूंट को पी लूंगी, पर अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी करा देंगे। उनके लिए मैं जवान हूँ, मेरा पूरा जीवन पड़ा है, पर मेरे लिए मेरे बच्चे ही मेरा जीवन है। पर शारदा, तुम कैसे सहोगी ये सब? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, पर मैं खुद मजबूर हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं भाभी, मेरा सहारा मेरे बच्चे हैं, उनका भविष्य है। मेरे बच्चे मेरी ताकत हैं और उनके भविष्य को सुधारने के लिए मैं पूरी जिंदगी ऐसे रह सकती हूँ। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सुनील और राजेश रुक्मणी के साथ बैठे होते हैं। सुनील रुक्मणी से बोलता है, माँ, शारदा भाभी कब तक यहाँ पड़ी रहेगी? अब तो भैया भी नहीं रहे। अरे बेटा, मैं तो कब से इस पनोतन को घर से निकाल दूं, पर ये जाने का नाम भी कहाँ लेती है। माँ, वो कभी भी जाने का नाम नहीं लेगी, उसको तो धक्के मार कर ही घर से निकालना पड़ेगा। हाँ माँ, ऐसे वो घर नहीं छोड़ने वाली। और क्या पता कल उस अनपढ़ में दिमाग आ जाए और वो हमसे जमीन में हिस्सा मांग ले। उससे पहले उसको घर से रफा दफा कर दो। दूसरे दिन सुबह रुक्मणी उठती है और जमीन पर तेल ढोल देती है और फिर खुद फिसलने का नाटक करके गिर जाती है और जोर जोर से चिल्ला कर बोलती है, अरे वो कमबख्तों, कहाँ मर गए सब? देखो अपनी माँ को, यहाँ कमर टूट गई है मेरी। सब भागते भाग आते हैं। अरे कमबख्त, पता नहीं किसने यहाँ तेल गिरा दिया फर्श पर। क्या हुआ माँ, तुम गिर कैसे गई हैं? आज झाड़ू पोछा किसने करा था घर का? भैया, वो तो मैंने करा था। पर क्या, तभी तो मैं गिर गई। तू पहले ही मेरे बेटे को खा गई और अब मुझे और मेरे परिवार को खाना चाहती है। निकल जा मेरे घर से अपने बच्चों को लेकर। शारदा रोते हुए बोलती है, माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी मेरे बच्चों को लेकर? कहीं भी मर, पर यहाँ नहीं, समझी? चल निकल जा यहाँ से। रुक्मणी शारदा, रितु और छोटू को घर से निकाल देती है। शारदा रितु और छोटू को लेकर एक किराए का घर ढूंढती है और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। एक दिन शारदा काम से लौट रही होती है, तभी उसको सामने एक स्कूल दिखाई देता है। वो स्कूल के अंदर जाती है और वहाँ बैठी मैडम से पूछती है, मैडम जी, मुझे भी मेरे बच्चों का दाखिला इस स्कूल में करवाना है। आपको इस स्कूल की फीस पता भी है? मैडम, मुझे इस स्कूल की फीस का तो नहीं पता, पर मैंने सुना है यहाँ सारी पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में होती है। यहाँ पढ़ाई करके मेरे बच्चे भी बड़े होकर अंग्रेजी बोलेंगे ना? हाँ, अगर आप उनको इस स्कूल में पढ़ाएं तो बिल्कुल। हाँ तो मैडम जी, आप मेरे बच्चों का दाखिला भी कर लीजिए। साल भर की 25,000 फीस है इस स्कूल की, क्या भर सकती हैं? हाँ मैडम जी, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मैं दोगुनी मेहनत करूंगी, बस आप मेरे बच्चों का दाखिला कर लीजिए। बच्चों का दाखिला स्कूल में हो जाता है। उसके बाद शारदा दोनों को बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए दिन भर लोगों के घर काम करती और रात को चौकीदारी करती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और रितु और छोटू बड़े हो गए। रितु कॉलेज में पहुंच गई और छोटू की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। अब शारदा घर में अकेली रहती थी। दोनों बच्चे शहर में रहने चले गए थे। एक दिन शारदा ने सोचा, मैं अकेली क्या करूंगी गांव में, मैं भी मेरे बच्चों के साथ शहर में ही रहूंगी। शारदा भी अब रितु और छोटू के साथ शहर रहने पहुंच जाती है। एक दिन छोटू की फाइल मेज पर रखी होती है। शारदा फाइल को उठाकर स्टोर रूम में रख देती है। शाम को छोटू घर पहुंचकर फाइल ढूंढता है, पर उसको कमरे में फाइल नहीं मिलती। वो जोर से आवाज लगाता है, रितु, तुमने मेरी फाइल देखी क्या? नहीं भैया, मैंने तो कोई फाइल नहीं देखी। शारदा भी वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, अरे बेटा, मैंने ही रखी है, तेरे वो कागज स्टोर रूम में है। क्या माँ, आपने वो फाइल स्टोर रूम में रख दी? आपको थोड़ी भी समझ नहीं है? हाँ माँ, उस दिन आपने मेरी प्रोजेक्ट फाइल भी पता नहीं कहाँ रख दी थी। माँ, अगर आपको यहाँ रहना है तो हमारे सामानों से दूर ही रहा करो और हमें परेशान तो बिल्कुल ना करो।
शारदा को छोटू और ऋतु के ऐसे ताने सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर वो सोचती है आज मैं अपने बच्चों को ही पसंद नहीं हूँ, शायद गलती मेरी ही होगी। दूसरे दिन ऋतु अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है। शारदा ऋतु के पास जाकर बोलती है, बेटा तुम मुझे मंदिर ले चलो ना, जब से गांव से आई हूँ मंदिर ही नहीं जा पाई, बहुत मन हो रहा है। माँ ये आपका गांव नहीं है और ना ही मेरे पास इतना समय है। पर बेटा अभी तो तुम वैसे भी फोन ही चला रही हो। हाँ तो आपको मेरे फोन चलाने से भी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं बेटा ऐसा नहीं है। माँ आप प्लीज मेरे कमरे से चली जाइए और भगवान के लिए मुझे डिस्टर्ब तो बिल्कुल ना करें। शारदा चुपचाप कमरे से चली जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। शारदा रोते रोते सो जाती है। शारदा की नींद बहुत देर से खुलती है। वो घड़ी देखती है। घड़ी में तो 11 बज रहे हैं, छोटू के कमरे में जाकर देखकर आती हूँ उसने खाना खाया या नहीं। शारदा छोटू के कमरे में देखने जाती है, पर वो कमरे में नहीं होता है। शारदा परेशान होकर ऋतु के पास जाती है। बेटा ऋतु। हाँ माँ बोलो। बेटा छोटू अभी तक घर नहीं आया, शायद आज भी गए होंगे किसी पार्टी में। आप परेशान न हो और न मुझे करें और सो जाओ। ऋतु अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन शारदा बाहर सोफे पर ही बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद छोटू आ जाता है और शारदा को सोफे पर इतनी रात को ऐसे बैठे देखकर बोलता है, माँ आप ऐसे यहाँ क्यों बैठी हैं इतनी रात को? पहले तू बता इतनी रात तक कहाँ था? माँ मेरी मीटिंग्स होती हैं, वो भी अटेंड न करूँ, बस आपकी गोद में सोया रहूं, यही चाहती हैं क्या आप? माँ तो अपने बच्चों को आगे बढ़ने देती है, पर आप तो अपने बच्चों की तरक्की से भी खुश नहीं है। पता नहीं कैसी औरत हैं आप। बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज माँ मुझे जाने दो और अपना मतलब अपने पास रखो। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शारदा बहुत अकेली हो जाती है। एक दिन छोटू और ऋतु बाहर जा रहे होते हैं। शारदा उनसे बोलती है, बेटा तुम दोनों बाहर जा रहे हो, मैं भी अकेली यहाँ क्या करूँगी, मुझे मंदिर छोड़ दो। ठीक है जल्दी चलो माँ। छोटू ऋतु और शारदा मंदिर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में छोटू को कुछ फाइल्स खरीदनी होती हैं और ऋतु को भी पास वाली लॉन्ड्री से अपने कुछ कपड़े लेने होते हैं। माँ मैं 2 मिनट में आया, सामने दुकान से मुझे कुछ फाइल्स लेनी है। हाँ और मुझे भी पास में लॉन्ड्री से कपड़े लेने हैं। दोनों दूसरी साइड रोड पार करके जा रहे होते हैं। ऋतु का ध्यान फोन में होता है और छोटू भी हैंड फ्री लगाकर कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी सामने से एक कार फुल स्पीड में आती है और ऋतु और छोटू को टक्कर मारने ही वाली होती है कि शारदा पीछे से आकर उनको धक्का दे देती है और कार शारदा का एक्सीडेंट कर देती है। एक्सीडेंट में शारदा के पैर टूट जाते हैं और उसको बहुत चोट आती है। शारदा को डिस्चार्ज मिल जाता है। छोटू और ऋतु शारदा से रोते रोते बोलते हैं, माँ आज हमें एहसास हुआ है कि माँ जैसा कोई नहीं होता। हाँ माँ आपने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। हम पूरे जीवन भी कभी आपके एहसान नहीं चुका सकते। आप जैसा सच में कोई नहीं है। हमने आपको कितना कुछ कहा लेकिन आपने हमें कभी नहीं डांटा। हमें माफ कर दो माँ। हमें माफ कर दो माँ। ऋतु और छोटू दोनों शारदा को गले लगाते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं और उसका हमेशा ध्यान रखते हैं। अपनी माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ माँ ही है जो आपका साथ हमेशा देती है, क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं होता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।